नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम है गौरव नागर और आज हम जानेंगे धान की खेती के बारे में। धान में कैसे तो रोपा डालता है और कैसे उसकी कटाई होती है, दोनों के बीच का डिफरेंस बता देंगे आज आपको। और कितना यील्डिंग आता है, क्या क्या होता है, क्या क्या क्रियाएं इसमें करनी पड़ती है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रोडक्शन मिलता है इसका, प्रोडक्शन कितना बेनिफिट होता है, कितना नहीं होता है, कितना खाद डलता है, ये सब चीजें आप अपने को बताई जाएगी। सबसे पहले अगर किसानों को धान का प्रोडक्शन चाहिए, मिट्टी की उत्पादन क्षमता देखनी पड़ेगी। मिट्टी के उत्पादन में अगर आपको 6.6 से लगाकर 7 pH वाली अगर मिट्टी मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कारण ये भी है मिट्टी में कि मिट्टी की जलधारण क्षमता बहुत अधिक होना चाहिए। जितनी अधिक जलधारण क्षमता रहेगी उत्पादन उतना ही अच्छा जाएगा। जिन जगहों पर पानी अधिक भरा रहता है, जहां पानी जल्दी नमी ना बैठे, अगर आप खेत में मोटर से भी पानी अगर कवर कर रहे हो, उसमें पंप से, वाटर पंप से, तो भी उसमें पानी भरा रहना चाहिए। और धान के किस्मों के बारे में बता दिया तो धान के किस्मों में हमारे इधर जो भी लगी हुई आप देख रहे हैं, इसमें 16 से 30 लगी हुई है। पूसा की वैरायटी है 16 से 30, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। पूसा में एक और PB1 भी आती है, बासमती राइस है, अच्छे चावल आते हैं इसके, खाने में टेस्टी होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। पर यील्डिंग क्रॉप्स पर हेक्टेयर इसका क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन जो आता है बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। इसका प्रोडक्शन आपके इसमें आता है 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका प्रोडक्शन मिल जाता है। और समथिंग PB1 का भी यही रहता है। ये सब मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे इधर ये इसका प्रोडक्शन कोई 40 क्विंटल हेक्टेयर के आसपास जाता है। बाकी ये भारी मिट्टी है मेरे इधर, कुछ जो नर्मदा किनार पे है, नर्मदा के क्षेत्र में आती है, उसमें जल भराव की क्षमता बहुत अच्छी है और पानी भरा हुआ रहता है। और वहां पे ये 50 और 55 के आसपास पहुंच जाता है पर यील्डिंग क्रॉप्स। 11-21 और 11-21 के साथ में आती है 17-18, ये इसी का क्रॉस है। 11-21 में थोड़े से रोग ज्यादा आ रहे थे, इसलिए 17-18 उसका ऑप्शन निकाला। उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। इसका प्रोडक्शन आता है आपका लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और ये अभी प्रेजेंट में लगभग 3000 रुपये क्विंटल के आसपास मार्केट मंडियों में बिक रही है। ये धान की किस्म आती है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको खरीदने का काम कर रही है। इसमें आती है क्रांति से रिलेटेड जो भी मील क्वालिटी की धानें हैं, मील क्वालिटी की धानों में चले जाओ तो आप IR 8, क्रांति में आती है 64-44, उसके बाद आती है आपकी काली क्रांति भी एक आती है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा सा आता है। और ये एवरेज में तो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इनका एवरेज अगर जैसी मेहनत होती है वैसा इसका एवरेज दे जाती है। और लगभग 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल तक एवरेज देती है। 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीद रही है इसको अभी 2015 रुपए के आसपास। और इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्रांति की एक और खासियत आती है, क्रांति की 64-44 और 2,18,000 जो बायर की आ रही है, इनमें सूखा सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर इन कंडीशन आपने लगाने के बाद या सोइंग करने के बाद इसमें सूखा भी पड़ जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप इसको अपने ट्यूबवेल कुओं से इनकी सिंचाई करके भी इनको आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है किसानों की। और ये सूखा सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इनकी ज्यादा हाइट होती नहीं है, हवा चल जाए, आंधी आ जाए, पानी गिर जाए, इससे इसको कोई नुकसान नहीं होता। ये फसलें आड़ी नहीं होती। और दूसरी बात, इसमें रोग नहीं आता। और इसको ना थोड़ा सा आप 7 इंच या 8 इंच के आसपास लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा इसका पौधा ग्रोथ करेगा। टिलर ज्यादा निकलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी यील्डिंग बढ़ जाएगी।
धान के खेत की तैयारी, उससे पहले अपन नर्सरी की बात कर लें। नर्सरी डालने के लिए आप 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा के हिसाब से उसका बेड बना लें। उसकी बेहतरीन चारों तरफ से थोड़ी सी नालियां बना लें ताकि जल भराव होने पर उसका पानी पर निकाला जा सके। और इस तरीके से उसके बेड बना लिए जाए चारों तरफ स्क्वायर में। और जितने एकड़ में आप लगा रहे हैं तो उतने बेड बनाने पड़ेंगे फिर आपको इसमें। और अगर आप थाल विधि से लगा रहे हैं तो फिर पूरे कटे में आप जो अपने धान लगाने के लिए कटा तैयार किया उसमें आप गहरी पखरनी मतलब मिट्टी पलट हल से, जो बड़ा हल बोला जाता है जैसे प्लाऊ के नाम से जाना जाता है, उससे आप मिट्टी पलट हल से आप उसको एक बार करने के बाद हकाई करने के बाद दूसरी बार पेटा लगाकर कल्टीवेटर से उसके डिब में फोड़ के उसको समतल कर लें और उसके बाद उसमें क्यारियां बना लें। और सूखे में आप उसको दाना छींच के उसमें पानी छोड़ दें। 2 दिन तक पानी भरा रहने से धान फूल जाएगी, अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद उसमें हल्की सी पत्ता आ जाए। और बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जब नर्सरी के लिए बीज डाल रहे हैं तो उसमें पक्षी ज्यादा परेशान न करें, पक्षी ज्यादा ना आए। थोड़ा सा ऐसी जगह चिन्हित करें कि यहाँ पे पक्षी का आवागमन थोड़ा कम रहे। चिड़िया, घरेलू चिड़िया जो होती है वो बहुत ज्यादा चावल पर अट्रैक्ट होती है। और नर्सरी की तैयारी, नर्सरी लगभग 15 से 20 दिन में लगने के लायक हो जाती है। और आप इसमें एक मेथड और आती है डेपोग मेथड जैसे बोला जाता है, और उसको आप घर पे तैयार कर सकते हैं। सूखे फर्श पे आप धान को गला करके 1 इंच धान को 1 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर लंबे के हिसाब से आप उसको फैला दें और एक पॉलीथिन से उसको कवर कर लें। उसके बाद उस पर शाम को उसमें पानी छिड़कते रहें। 14 दिन में ये पौध लगने के लायक हो जाता है, लगने के लिए तैयार हो जाता है खेत में। और आप इसको खेत में प्लांटिंग कर सकते हैं। प्लांटिंग के लिए अगर आपको मिट्टी तैयार करनी है तो पहले तो मिट्टी पलट हल से एक बार गहरी पखरनी कर दें, गहरी हकाई कर दें। और गहरी हकाई करने के बाद इसको पाटा चलाकर समतलीकरण कर लें। जब बारिश होने लगे, बारिश का पानी खेतों में जमा होने लगे, उस टाइम पे केज व्हील से आप इसकी पडलिंग करें, मचाई करें सॉरी। और मचाई के लिए आप रोटावेटर का यूज कर सकते हैं। इसमें मचाई के बाद आपका खेत मच जाए और कचरा नीचे साइड में किनार लग जाए पानी में और कर बराबर आपके पानी में साथ मिश्रित रहे, तब आप इसकी प्लांटिंग कराएं। प्लांटिंग के लिए पौधा ऐसा देखें ज्यादा पानी ना हो ताकि पौधा डूबे ना, नहीं तो धान गलन की समस्या भी हो जाती है इसमें। और इसको उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से उपचारित करके बोएं। और अगर आपने बीज उपचार नहीं किया है और आपको पौधा उपचार करना है, सूखे बीजों पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का भड़काव कर दें। 150 ग्राम कार्बेंडाजिम मैनकोजेब और 1 किलो बीज के ऊपर आप इसको भड़काव करें और उसके बाद पानी के साथ मल के सूखे स्थानों पर रख दें। इसके बाद इसको आप नर्सरी में डालने तैयार। और जब आपका रोप तैयार हो गया और आपने उसको प्लांटिंग के लिए तैयार है तो एक बड़ा टब या बाल्टी में आप इसको आधे घंटे के लिए इसी मात्रा में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब को डाल के घोल बना लें। इसकी जड़ों को इसमें डुबा के और इसकी प्लांटिंग कर दें। इसकी प्लांटिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसकी प्लांटिंग के लिए आपको 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी पड़ेगी, पौधे से पौधे की दूरी। और 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखने के बाद आपको इसमें सिर्फ 40 दिन तक पानी कवर करके रखना है कि जमीन से में सूखापन ना आए। और अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप अपने पंप, मोटर, कुएं से इसमें पानी भर सकते हैं। और पानी अगर आप भर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रहे कि पानी ज्यादा ना भरा और ऊपर की धूप से ये गर्म ना हो, बस थोड़ा सा ठंडा बना रहे। पौधे की टेलरिंग्स बढ़ जाएगी इसमें और कचरा जो उठना है वो सब उठ नहीं पाएगा पानी भरा होने के कारण। और पानी नहीं है, उसमें कचरा हो रहा है तो समय पर उसकी निदाई कराएं। 40 दिन के अंदर इसकी आप निदाई करा लें। और 40 दिन के अंदर इसकी निदाई कराने के बाद और फिर इसमें खाद डालें तो आपने डीएपी और पोटास को मिलाकर साथ में डाल दें एक बार में जितना आपको डालना है। और ये डालना है आपको पौध लगने के 8 दिन बाद, ये डालना है पोटास और डीएपी। और दूसरा खाद में आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया की मात्रा आप अपने को बारिश के हिसाब से डालें। अगर बारिश कम हो रही है तो आप यूरिया की मात्रा बढ़ा दें, और अगर बारिश हो रही है तो यूरिया की मात्रा कम से कम रखें, नहीं तो आपको आगे इसमें महू एफिड्स जो होते हैं इसकी समस्या देखने को मिलेगी। पौधा ज्यादा मोटा हो जाएगा खाने पीने से
और बाद में आपके जो लामरे आएंगे, जिसको दाना इसमें लगता है वो आ जाएगी। तो लामरे आने के बाद क्या होता है कि इसमें वजन जब आता है तो फिर धान गिरने लगती है, वो यूरिया के कारण गिरती है। तो आप इसमें यूरिया की मात्रा अपने क्षेत्र के हिसाब से सेट करके रखें कि भाई बारिश अगर हो रही है तो इसमें कम डालें, और बारिश अगर नहीं हो रही थोड़ी सी यूरिया आप बढ़ा सकते हैं। आप पीछे मेरे देख रहे हैं, अभी एक भी पौधा धान का मेरा गिरा हुआ नहीं। अब इसमें मैं अपनी यूरिया की मात्रा बता दूं तो इसमें मेरी यूरिया की मात्रा डाली है 1 एकड़ में तकरीबन 40 किलो। इससे ज्यादा मेरा यूरिया नहीं डला है, और धान जैसी पकना चाहिए वैसी पक रही है, और ना तो अभी किसी तरह का कीट का नुकसान है, ना माहू आया है, और ना कोई सेकंड पेस्ट इसमें परेशान कर रहा है। मान लेते हैं अपन धान में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। धान में लगने वाला कीट स्टेम बोरर, पत्ती लपेटक वही होता है, और इसमें आपको 40 दिन 45 दिन अगर आपके खेत में मेड़ों पर कचरा ज्यादा है या आपके खेतों में नमी चली गई है, जहां दलदल खत्म हो गई है, तो वहां से ये कीड़ा मेड़ों से अंडों से निकलने के बाद रिंग के पौधे पर चढ़ जाता है, और ये ऊपर सबसे ऊपरी पत्ती को फोल्ड करके आपस में चिपका लेता है, और उसके बीच में ये खाता भी है और वहीं रहता भी है। जब ये प्यूपा स्टेज में जाता है, और प्यूपा स्टेज में जाने से पहले अगर धान का जो तना होता है अगर ये गोल हो गया, पत्ती के बीच में जहां से लामरे वाली कंडीशन आ जाती है, तो वहां से ये स्टेम में अंदर चला जाता है वो इल्ली। और अगर ऐसा नहीं हुआ और उसमें प्यूपा अवस्था आ गई है तो प्यूपा में चला जाएगा। प्यूपा से निकलने के बाद ये एडल्ट बन के फिर सेक्स करेगा और फिर डबल से अंडे देगा, तो वो इल्लियां इस पे फिर और अधिक नुकसान करती। इसलिए इसके रोकथाम के लिए आपको खेत में इल्ली दिखने से मतलब लगभग इसका टाइम पीरियड होता है 40 दिन। 40 दिन में अगर आपको खेत में दिख रहा है तो आप इसकी परफेक्ट दवाई डालें। दवाइयों में आप कोरोजन डाल सकते हैं, या कोरोजन तो एक इसका टेक्निकल मेरे को याद नहीं, थोड़ा सा अच्छी दवाई है, फैम है, अवांट है, एमिवामेक्टिन आता है इसका, और एमिवामेक्टिन के अलावा फिर इन सभी दवाइयों को आप प्रोफेनोसाइफर या क्लोरोसाइफर के साथ मिलाकर डालें, या कार्बोसल्फुरान के साथ भी आप इसको मिलाकर डाल सकते हैं। ये हो गया कीट के लिए। अगर आपको इस खेत में पत्तियों पे नीचे रोग वाली कंडीशन अगर आपको दिख रही है तो आप इसमें थोड़ा सा एक प्रोपिकोनाजोल आता है और रोग के लिए होता है विशेष, और प्रोपिकोनाजोल के साथ डाइफिकोनाजोल मिला लें, या बहुत सा टेक्निकल एस्ट्रोजेस्ट्रोबिन आता है, एंटीबायोटिक भी आते हैं इसके, इसमें पिकाक्सोस्ट्रोबिन होता है, अपना टासोकामाइसिन होता है, बायोमाइसिन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, ये सब एंटीबायोटिक में आते हैं। तो इन सबको आप मिलाकर इसमें डाल सकते हैं। और विशेष आपको अगर कीड़े के लिए देखना है तो आप इसका स्प्रे उसका करें, एमिवामेक्टिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसके बाद फिर इसमें कीट आता है, गंधीबग भी आता है, फॉल आर्मीवर्म भी आता है। फॉल आर्मीवर्म बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन और टिड्डी जो होती है अपनी ग्रास होपर्स जैसे बोला जाता है, राजा जी का घोड़ा, ये भी खा के नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा एक होती है आपकी क्या बोलते हैं, गंधीबग का बोल ही दिया मैंने आपसे। और गंधीबग अगर आपको देखने को मिले तो हल्के से तांबे कलर का होता है, और 4-6 पैरों का होता है, 2 पैर आगे फ्री होते हैं इसके। ये रस चूसने का काम करता है, और ये सगिंग पेस्ट होता है। तो क्या होता है कि ये पौधे में अगर आपको दिख रहा है तो आपको पौधे की सूर्य की जो पत्तियां होती है ना, उसमें हल्का सा ऐसा लगेगा आपको कि जैसे ये मुरझा रही हैं। इस टाइप को आप बहुत ध्यान से देखने पे मिलेगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा बोले यार ये इसमें उसका अटैक है, ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। और जो आपको पत्ते लपेटक होता है वो अगर इसकी आपने दवाइयां न डाली हैं तो टाइम पे क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये जब पौधे से नीचे उतरती हैं तो पूरे खेत में जब ये जहां से लपेटती हैं और ये वो लपेटने वाली कंडीशन अगर खुलती है तो पूरा खेत आपको ऐसा दिखेगा जैसे ऊपर की पत्तियों में कुछ सफेद सफेद पेंट कर दिया हो, ऐसा पूरी सफेद हो जाती है ये कीट। अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले इसका बातचीत की थी इसके बारे में, पत्ता लपेटक स्टेम बोरर के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि अगर जब ये गठान से नीचे उतर जाता है, पौधा गोल हो गया, गंगोट पे पौधा आ गया, फूल फ्लावरिंग में आने वाला है, उस टाइम अगर इसका अटैक होता है तो ये स्टेम में इसके कीड़े अंदर घुस जाते हैं, या फिर इसके अडल्ट क्या करते हैं कि
स्टेम में छेद करके अंडे दे देते हैं, वो वहीं पनपता है, वहीं से निकलता है और वहीं खाना शुरू कर देता है। जब इसमें लामरा आता है तो आप धान की जो लामरा बाली जो आती है उसमें लामरा, उसमें क्या होता है पूरा का पूरा लामरा आपको सूखा हुआ दिखेगा और सीधा खड़ा हुआ दिखेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ये मत सोचिए कि उसमें रोग की दवाई डालें। उस लामरे को आप प्रॉपर तरीके से पूरा निकालें और उसको बीच में से खोल के देखें, आपको लगभग 4 से 5 इल्लियां और अधिकतम 8 से 10 इल्लियां उसमें देखने को मिलेंगी। तो आप उसमें बेहतरीन बहुत अच्छा वाला सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड डालें जिससे अंदर की इल्लियां खत्म हो जाए और ये समस्या अगर और भी जगह बढ़ने वाली है तो वो वहीं की वहीं रुक जाए। इसका प्रमुख कीट तीसरा माहू एफिड्स। ये क्या करता है कि अगर आपके खेत में यूरिया की मात्रा ज्यादा है और लगभग लामरे निकलने से पहले अगर आपने एक बार खेत को सुखा लिया है और थोड़ी सी बतर आ गई है जमीन में या फिर दलदल खत्म हो गई है तो उस कारण आपको ये देखने को मिलेगा। और यूरिया की मात्रा अधिक है और हल्की फुल्की अगर खेत में दलदल बनी हुई है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्लाट होता है, कहीं ना कहीं एक जगह उसमें पानी इकट्ठा होता ही, पूरा पानी नहीं सूख पाता और उससे पहले अपन पानी दे देते हैं उसमें, या फिर ऊपर की बारिश हो जाती है तो पूरी बारिश पानी नमी नहीं जाने के कारण वो वहां पे पलता है। और जब ये पलता है तो ये क्या करता है कि नीचे से खाना स्टार्ट करता है और खाता कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने डंक जो होते हैं वो पौधे में गड़ाता है और उसका रस चूसता रहता है। तो पौधा एक बेजान होकर गिर जाता है और जब लामरे में वजन आता है तो ऑटोमेटिक झुक जाता है और नीचे गिर जाता है। उसमें लामरे में ना तो जो बीज आते हैं वो इतने परफेक्टली पक पाते हैं और ना इसमें कोई ग्रोथ मिल पाती। आपको उसमें उपज में आपको उसमें नुकसान मिलेगा। और अगर आपके खेत में वो नहीं, आपने यूरिया बराबर मात्रा में डाला है, जितनी पौधे को आवश्यकता है उतना अगर आपने यूरिया डाला तो आपके खेत में माहू की समस्या नहीं आएगी। इस साल मेरे गांव में माहू की समस्या लगभग 80% खेतों में थी, लेकिन आप मेरे खेत में अगर नजर डाल रहे हैं आप वीडियो के बैक में तो आपको देखने को मिलेगा इसमें माहू की समस्या मेरे को देखने को नहीं मिली, क्योंकि प्रॉपर यूरिया डाला हुआ है और नमी भी जैसी चाह वैसी बनी हुई है, धान भी अच्छी पकी हुई है। और ऊपर वाले से कहना है कि आप थोड़ी सी हवा पानी पे कंट्रोल करें, नहीं तो धान अब गिरेगी और वो माहू से नहीं गिरेगी। माहू एक कीट है जो पौधे को पूरी तरीके से नष्ट करता है। रोग की तो धान में रोग की अधिकतर समस्या होती है और बहुत से किसान परेशान होते हैं। कुछ कीट को भी रोग मान लेते हैं, कुछ कीट से होने वाले नुकसान को भी रोग मान लेते हैं, कुछ को भी रोग मान लेते हैं। तो ये सब एक मिथ्या है, उसको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। तो धान में रोग जो आते हैं वो रोग सबसे पहले तो रोग आता है बीज जनित, और बीज जनित रोग जो होता है वो आपको नर्सरी में देखने को मिल जाएगा। नर्सरी में ही ब्लास्ट आ जाता है। अगर नर्सरी में ब्लास्ट आ जाता है तो आप 1 लीटर पानी में प्रोपिकोनाजोल को 1.5 ml की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के हिसाब से, आप जितना रोप में डाल रहे हैं उतने आपको पानी ज्यादा लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से मिला के और पूरे पौधे को अच्छे से कवर करके अगर आप दवाई डालते हैं तो आपका वो ब्लास्ट वहां रुक जाएगा। अगर वो वहां नहीं रुकता है तो वो ब्लास्ट आएगा आपका प्लांटिंग के समय। प्लांटिंग के लगभग 20 दिन बाद आपको जब यूरिया देंगे तो आपको बहुत अच्छे से ज्यादा दिखेगा। और फिर एक टाइम आएगा जब इसके पूरे जो स्पॉट होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और पूरा तरीके से पौधा कवर हो जाता है। ऐसा लगता है कि उस पर आपने कोई डस्टिंग कर दी है और गेरू की डस्टिंग कर दी है। वो इस टाइप से पूरा एक ब्लास्ट खतरनाक वाला दिखता है। फिर वो रोग के लिए आप प्रोपिकोनाजोल का फिर स्प्रे करें। इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाने पर थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तो बाकी 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के आप इसके स्प्रे करें। और दूसरा रोग आता है इसमें धान में, ब्लास्ट के बाद आता है सीड ब्लास्ट। तो वो वहां पे ज्यादा आता है जहां पे आपने, मेरे हिसाब से, जहां पे आपने निंदाई के लिए मजदूर खेत में नहीं घूमे हैं और पानी ज्यादा भरा हुआ है, पौधे में नीचे से सड़न पैदा हो जाती है और आपने कोई फंजीसाइड का प्रॉपर स्प्रे नहीं किया है तो पौधा उसमें नीचे से फंगस लग जाती है जड़ों में, और जड़ों में फंगस लगती है तो जड़ों में फंगस लगने के कारण पौधा पूरा का पूरा सूखता है। वो सीड ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आता है इसमें नेक ब्लास्ट। तो नेक ब्लास्ट क्या होता है कि पौधे का लामरा जो यहाँ से बनता है, जो देख रहे हैं आप, उसके कॉर्नर पे छोटी सी गठान सूखती है और पूरा लामरा पीला पड़ के सूख जाता है। ये होता है नेक ब्लास्ट। और इसके बाद आती है आपकी इसमें हल्दी गठान भी आप बोलते हैं, कुछ जगह हल्दी गठान बोला जाता है, उसको बहुत से नामों से जाना जाता है, उनके नाम भी मेरे को पूरे प्रॉपर नहीं पता। लेकिन आप जो देख रहे हैं इसमें मेरे को देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये बीच में
क्या होता है कि म्यूटेशन होता है एक पौधे में, लामरे में, जिस लामरे के दाने को जिस कीड़े ने अगर छेड़ा है, जहां से उसका रस बाहर आया, वो रस बाहर आके इकट्ठा होता है, वो हवा में सूखता है, पीला पड़ता है, और पीला पड़ने के बाद वो एक टाइम के बाद काला पड़ जाता है। तो आपको प्रॉपर उसमें पेस्ट कंट्रोल डालना पड़ेगा, और पेस्ट कंट्रोल अगर आपको प्रॉपर डाला है तो आपको हल्दी गठन कम से कम देखने को मिलेगी। और ये इसको रोकने के लिए अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आती है आप उसका स्प्रे करेंगे तो भी बहुत अच्छा जाएगा इसका रिजल्ट। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर आप डाल रहे हैं तो कुछ जगह ना, मतलब 2-3 जगह देखने को मिला है कि आधे किलो एकड़ में डलवा देते हैं, जबकि इसकी मात्रा ये नहीं है। प्रॉपर मात्रा 120 ग्राम से 150 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से डालें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने इसको ज्यादा डाल दिया है तो पौधे में नुकसान है, पौधा मर जाएगा, प्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, आपकी जो लामरे की बढ़ने की क्षमता है, दाना बढ़त जो होती है वो सब रुक जाएगी अगर इसको ज्यादा डाल दिया आपने तो।